हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर हम लोग का 3 पार्ट में बटा हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री ये चैप्टर हम लोग का 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट हम लोग का एडजॉर्प्शन है, दूसरा पार्ट हम लोग कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग का बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ है, एडजॉर्प्शन, कोलॉइड और कैटलिस्ट। तो 1 बाय 1 कर कर हम लोग तीनों पार्ट का स्टडी करेंगे। हम लोग का जो स्टार्टिंग होगा एडजॉर्प्शन से। तो सबसे पहले तो हम लोग समझे एडजॉर्प्शन क्या होता है। कोलॉइड्स और कैटलिस्ट हम लोग का आगे का पार्ट है। तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पहले पार्ट पर आ रहे हैं एडजॉर्प्शन। एक दूसरा वर्ड भी है एब्जॉर्प्शन, एक दूसरा वर्ड भी है हम लोग का है एडजॉर्प्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस समझें, बिल्कुल क्लियरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझें। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं और एडजॉर्प्शन किसे कहा जाता है। तो मॉलिक्यूल्स सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ ए मटेरियल, ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। किसी मटेरियल के सरफेस पर या किसी सब्सटेंस के सरफेस पर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, तो थ्रू आउट द मटेरियल। अभी कुछ भी मत उतारिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको नोट्स बना कर दिया जाएगा। अभी पहले टर्म्स को समझिए। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो मटेरियल्स जो एक्यूमुलेट होते हैं थ्रू आउट द सब्सटेंस, थ्रू आउट द सब्सटेंस। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझें, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझें। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, इन दोनों टर्म्स को एक एग्जाम्पल से समझें। फॉर एग्जाम्पल बोला जाए कि इसमें ब्लैक कलर का इंक है, तो इसमें ब्लैक इंक ले लिया गया है इस कंटेनर में, इस कंटेनर में ब्लैक इंक ले लिया गया। और जो ब्लैक बोर्ड पर हम लोग जो चौक से लिखते हैं, वाइट चौक, उसकी बात कर रहे हैं। और वाइट चौक को इसमें डिप कर कर रखा गया है, वाइट चौक को हम लोग इसमें डिप कर कर रख दिए। ये तो ये हम लोग का वाइट चौक है, वाइट चौक है। तो ब्लैक कलर के इंक में वाइट चौक को डिप कर कर रखा गया थोड़ी देर के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल इसी को आप लोग चौक समझिए कि हम लोग का ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक है। इसको हमने ब्लैक कलर के इंक में डिप कर दिया। अब बाकी खुद से बताइए, जब इस चौक को हम लोग बाहर निकालेंगे तो जो सरफेस पर है ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन इस चौक को जब हम लोग तोड़ते हैं और इस चौक को तोड़कर अंदर वाले पार्ट को देखते हैं तो अंदर वाला पार्ट बिल्कुल वाइट ही नजर आता है। तो समझिए, ब्लैक कलर इंक के जो पार्टिकल्स थे वो सरफेस पर एक्यूमुलेट हुए, लेकिन जब इस चौक को हम लोगों ने तोड़ा तो अंदर बिल्कुल वाइट कलर मिल रहा है। मतलब ब्लैक कलर इंक वाले पार्टिकल का एक्यूमुलेशन चौक के सरफेस पर हुआ है, वो इस मटेरियल के अंदर में थ्रू आउट पेनिट्रेट नहीं किया है। तो ये जो ब्लैक कलर के इंक के पार्टिकल जो सरफेस पर एक्यूमुलेट हुए, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने चौक को तोड़ा, अंदर के पार्ट का एनालिसिस किया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंदर वाला पार्ट थोड़ा गीला हो गया है, थोड़ा वेट हो गया है। तो वहां पर हुआ क्या कि ये जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स थे, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स चौक के सरफेस से होते हुए बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर गए हैं, अंदर तक गीला हम लोग को मिल रहा है। तो ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थ्रू आउट द मटेरियल, मटेरियल के बल्क में भी पेनिट्रेट कर गया,
उसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखिए। एडजॉर्प्शन में पार्टिकल्स सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं या अंदर में एक दो लेयर तक कुछ डिस्टेंस तक पेनिट्रेट करते हैं, थ्रू आउट पेनिट्रेट नहीं करते हैं। एडजॉर्प्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस मटेरियल के अंदर तक, बल्क तक क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, हम लोग का डिफरेंस हुआ। अब कुछ और टर्म्स को समझें। हम लोग पहले टर्म्स को समझ रहे हैं, सारा आपको सिस्टमेटिक वे में नोट्स में लिख कर दे दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस हुआ एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में। और भी कुछ टर्म मिलेंगे। एक टर्म मिलेगा एडजॉर्वेट, दूसरा टर्म मिलेगा एडजॉर्वेंट। तो हम लोग इन दोनों टर्म को समझें, एडजॉर्वेट और एडजॉर्वेंट किसे कहते हैं। एडजॉर्वेंट हम लोग उसे बोलते हैं जो सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बोले कि हम लोग का वाइट कलर का चौक है, इसके सरफेस पर कौन एक्यूमुलेट हुआ था, तो ब्लैक कलर इंक का पार्टिकल इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो गया था। तो ब्लैक कलर इंक के पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्वेट बोलेंगे। तो एडजॉर्वेट उस सब्सटेंस को बोल रहे हैं, उस मॉलिक्यूल्स को बोला जा रहा है जो सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहा है। और एडजॉर्वेंट उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके सरफेस पर दूसरा पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अब दोनों को समझिए, एडजॉर्वेट और एडजॉर्वेंट दोनों को। भाई चौक के सरफेस पर, ये व्हाइट कलर का चौक हम लोग इसे मान लेते हैं, इस चौक के सरफेस पर ब्लैक कलर इंक के पार्टिकल क्या हुए थे, एक्यूमुलेट हुए थे। तो जो चौक का सरफेस हुआ, जो चौक हुआ, चौक को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्वेंट। तो यहां पर एग्जाम्पल से लिखा जाए तो हम लोग का जो चौक है वो एडजॉर्वेंट हो गया। तो जिस सब्सटेंस के, जिस मटेरियल के सब सरफेस पर दूसरा पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहा है, तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्वेंट। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस सब्सटेंस के, जिस मटेरियल के सब्सटेंस पर ये फिनोमेना हो रहा है एडजॉर्प्शन का, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्वेंट। तो चौक के सरफेस पर ब्लैक कलर का पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था, तो चौक को क्या बोलेंगे, एडजॉर्वेंट। और कौन सा पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहा था, तो ब्लैक इंक के पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, एडजॉर्ब हो रहे थे, ब्लैक इंक पार्टिकल्स। तो ब्लैक इंक के पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्वेट कहेंगे। अब एडजॉर्वेंट के कुछ एग्जाम्पल्स पर आइए। कुछ ये एग्जाम्पल्स हम लोग को याद करके रखना है, ध्यान में रखिएगा। एडजॉर्वेंट के कुछ एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद करके रखना है। तो चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि अभी हम लोग नोट्स में लिखेंगे। तो ये एडजॉर्वेंट के कुछ एग्जाम्पल दिए गए। अब यहीं पर एक दो एग्जाम्पल को और ले लें। जैसे मान लें कि बोले सिलिका जेल, तो सिलिका जेल के सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, थ्रू आउट द मटेरियल पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं। वही दूसरा एग्जाम्पल है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, दोनों एग्जाम्पल में बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ थ्रू आउट द मटेरियल, पूरे बल्क में अंदर तक पेनेट्रेट कर जाता है। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में अंदर तक पेनेट्रेट कर गया, तो यहाँ कौन सा फिनोमेना हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो रहा है। और वही सिलिका जेल की बात करें तो सिलिका जेल के केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स सिर्फ सरफेस पर क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं।
तो यहां हम लोग का कौन सा फेनोमेना हो रहा है, तो यहां पर एडजॉर्प्शन का फेनोमेना हो रहा है। तो हम लोग आते हैं नोट्स को सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। अभी हम लोग जिन पॉइंट्स को समझे थे उसी पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा गया है। कुछ पॉइंट्स को और भी कुछ पॉइंट्स आगे आने वाले हैं। चौक ये सब का एग्जाम्पल अभी नहीं लिखे हैं, लेकिन वो भी चौक का एग्जाम्पल भी आगे चल कर आएगा। आप समझिए, accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk। तो जो भी पार्टिकल्स या मोलिकुलर स्पेसिस सरफेस पर जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बल्क में नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। और थ्रू आउट बल्क में पेनेट्रेट कर गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब दो टर्म, एक टर्म है हम लोग का एडजॉर्बेट और दूसरा टर्म कौन सा था हम लोग का, एडजॉर्बेंट। अब इन दोनों को पढ़िए। एडजॉर्बेट किसे बोला जा रहा है, तो सब्सटेंस विच एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस। तो सरफेस पर जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट। तो चौक के एग्जाम्पल में ब्लैक कलर इंक का पार्टिकल सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहा था तो वो एडजॉर्बेट कहलाएगा। एडजॉर्बेंट पर हम लोग आते हैं, मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो जिस मटेरियल के सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है उस मटेरियल को क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा था, तो चौक। चौक के सरफेस पर ब्लैक कलर इंक के पार्टिकल डिपॉजिट हो गए थे, एडजॉर्ब हो गए थे, तो हम लोग चौक के सरफेस को क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। बच्चों इन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल कंठस्थ रखना है हमें। एक पॉइंट ये ध्यान में रखिए, सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर पॉइंट कंठस्थ है, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। और अभी रिसेंट का पैटर्न अगर देखा जाए, जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट का, तो आजकल रिसेंटली सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना है। सरफेस केमिस्ट्री में अगर सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझ जाएं, जो भी लर्न करने वाले, जो भी याद रखने वाले पॉइंट्स है उसको अच्छे से याद रखें तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो एडजॉर्बेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलॉइड्स, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। तो मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट हम लोग किसे करें उसको समझिएगा। जैसे कभी आपने आयरन को काटते हुए देखा होगा, आयरन को जो हम लोग काटते हैं तो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स साइड में गिरते हैं। तो आयरन के वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, भाई वो भले ही छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो मेटल्स ही, तो ही जो आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन डस्ट। या उसको ये भी बोल सकते हैं, आयरन चूंकि एक मेटल है तो मेटल इन फाइनली डिवाइडेड। डिवाइड वर्ड का मतलब समझते हैं ना, छोटा करते जाना, डिवाइड करते जाना। तो जैसे मान लीजिए कि इसी पेन के बारे में बोलो, इसको 2 पार्ट में कट कर दिए, 4 पार्ट में कट कर दिए, 10 पार्ट में कट कर दिए, ऐसे बोलो कि नहीं इस पेन का करोड़ों पार्ट में कट किया कर दिया गया। तो जितने छोटे छोटे पार्ट करते जाएंगे उसी को हम लोग बोल रहे हैं फाइनली डिवाइडेड स्टेट। तो एक सिंपल एग्जांपल जो हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं, आयरन को जो हम लोग रेती से ऐसे कट करते हैं तो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल साइड में आपको गिरते हुए मिलेंगे। उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोल रहे हैं, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। तो ऐसा इस कारण से होता है। ये बताइए, जब इस पेन को हम लोग 2 पार्ट में ऐसे कट कर दें तो नया सरफेस निकलेगा, नया सरफेस निकलेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को जितने छोटे छोटे पार्ट में करेंगे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। और एडजॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन अच्छे से होने के लिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और जितने छोटे छोटे पार्ट में करेंगे सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इसी कारण से मेटल्स फाइनली डिवाइडेड स्टेट में एक अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है, एडजॉर्प्शन के बारे में पूछा जाए कैसा फिनोमेना है, तो सरफेस फिनोमेना है।
और वही एब्जॉर्प्शन पूछा जाए, एब्जॉर्प्शन कैसा फिनोमेना, तो उसको बोलेंगे बल्क फिनोमेना, जबकि एडजॉर्प्शन कैसा फिनोमेना है हम लोग का, तो सरफेस फिनोमेना। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स उतार लीजिए। अब हम लोग आते हैं एडजॉर्प्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पर। कई एग्जाम्पल हैं एडजॉर्प्शन के हम लोगों के, जिसमें से ये पहला एग्जाम्पल लिखा गया है। पहले एग्जाम्पल को समझिए। बोला जाए कि इस क्लोज्ड कंटेनर में हम लोग का कोई गैस ले लिया गया। फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर में ऑक्सीजन, या बोला जाए हाइड्रोजन, या कोई ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही लिया जाए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, SO2, इनमें से कोई भी गैस ले ले। फॉर एग्जाम्पल बोले कि हम लोग का इस कंटेनर में अमोनिया गैस लिया गया, और इस क्लोज कंटेनर में चारकोल भी है पाउडर फॉर्म में, तो हम लोग का ये पाउडर्ड चारकोल है। तो ये हम लोग का बॉटम पर क्या है, तो चारकोल है। अभी हम लोग एडजॉर्बेंट के एग्जाम्पल में पढ़े थे, चारकोल एक गुड, बहुत ही अच्छा एडजॉर्बेंट होता है। यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट से प्रेशर का रीडिंग भी क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो ये जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो प्रेशर के रीडिंग को बताएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा। गैस के मॉलिक्यूल्स सब क्या होता है, रैंडम मोशन में इधर से उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आपस में भी कोलाइड करेंगे, कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करेंगे, चारकोल के सरफेस पर भी आकर कोलाइड करेंगे। तो धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स चारकोल के सरफेस पर क्या होते जाएंगे, एडजॉर्ब होते जाएंगे। तो ये बताइए, मॉलिक्यूल्स चारकोल के सरफेस पर एडजॉर्ब होते जा रहे हैं, तो यहाँ कंटेनर में ऊपर में धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और P बराबर आइडियल गैस इक्वेशन यूज कीजिए, nRT/V, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे जैसे यहाँ पर गैस का डिक्रीज करता जाएगा, गैस का प्रेशर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो हम लोग समय के साथ, टाइम के साथ क्या देखते हैं कि धीरे धीरे प्रेशर का रीडिंग क्या होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। तो ये जो फिनोमेना है, इसका हम लोग इंडस्ट्री में हाई वैक्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा वैक्यूम प्रोड्यूस करना हो तो एडजॉर्प्शन के इस फिनोमेना का यूज करते हैं। कैसे, इसको समझिए। जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो वैक्यूम पंप का एक लिमिटेशंस होता है। तो यहाँ पर बोला जाए कि हम लोग का कुछ गैस के कुछ पार्टिकल्स थे, वैक्यूम पंप से जितना पॉसिबल हो सका उतने गैस को यहाँ से निकाल दिया गया। तो पंप के थ्रू, वैक्यूम पंप के थ्रू मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सका गैस के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। लेकिन सारा मॉलिक्यूल्स यहाँ से हम लोग का नहीं निकल सका है, अभी भी कुछ गैस के पार्टिकल्स यहाँ पर बचे हुए हैं, कुछ गैस के पार्टिकल्स बचे हुए हैं। अब जो गैस का जो रिमेनिंग ट्रेस बचा हुआ है उसको हम लोग एडजॉर्प्शन के थ्रू क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब ये जो रिमेनिंग गैस के पार्टिकल्स बचे हुए हैं सब रैंडम मोशन में है, आपस में भी कोलाइड करेंगे, चारकोल के सरफेस पर भी कोलाइड करेंगे। तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स चारकोल के सरफेस पर क्या होते जाएंगे, एडजॉर्ब होते जाएंगे। तो एडजॉर्प्शन के इस फेनोमेना का एक एप्लीकेशन क्या है, तो इंडस्ट्री में गुड वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए एडजॉर्प्शन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए पहला एग्जांपल पढ़ा जाए। इफ ए गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया एंड SO2 इज टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल, उसमें पाउडर्ड चारकोल होना चाहिए। देन प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेज ड्यू टू एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के कारण से गैस का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। चलिए पहला एग्जांपल आप लोग उतारिए, अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल पर आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं एडजॉर्प्शन के सेकेंड एग्जांपल पर। सेकेंड एग्जांपल को समझिए क्या लिखा गया है। इन ए सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई, तो किसी ऑर्गेनिक डाई का सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल वहां पर एग्जांपल में मिथाइलिन ब्लू बोला गया है, तो ये ऐसे एक फिगर दिखा दिया जाए
यहाँ पर मिथाइलिन ब्लू का क्या लिया गया है, सॉल्यूशन लिया गया है, मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन लिया गया है। तो स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं, इन ए सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई, कौन सा, तो एक एग्जांपल लिया गया मिथाइलिन ब्लू, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड। अब इस सॉल्यूशन में एनिमल चारकोल क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, एनिमल चारकोल इज एडेड। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट पर कंफ्यूजन होगा, पहले हम लोग एक वर्ड पढ़े चारकोल, फिर लगा दिया गया पाउडर चारकोल, फिर लगा दिया गया एनिमल चारकोल। तो आगे और भी कुछ वर्ड्स मिलेंगे तो उन वर्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई कर लें। कभी हम लोग को वर्ड ऐसे भी मिलेगा ब्लड चारकोल, कभी मिलेगा कोकोनट चारकोल। तो हम लोग ऐसे चारकोल से जो सेंस निकालते हैं, तो हम लोग चारकोल से सेंस क्या निकालते हैं कि लकड़ी को हम लोग जला दिए, ठीक है ना, जलने के बाद जो बचा हुआ रह गया, जो हम लोग लकड़ी का कोयला बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चारकोल। तो ध्यान में रखिए, चारकोल के बहुत सारे सोर्स हुए। लकड़ी को जलाने के बाद जो लकड़ी का जो कोयला रहा वो हुआ हम लोग का वुड चारकोल। चारकोल के बहुत सारे सोर्स होते हैं। चारकोल हड्डियों से भी बनाया जाता है, चारकोल नारियल से भी बनाया जाता है। तो नारियल से चारकोल कैसे बनता है समझिए। नारियल का जो हम लोग का हार्ड कवर होता है, उस हार्ड कवर को ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट किया जाए तो उससे जो चारकोल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोकोनट चारकोल। तो चारकोल तो कई टाइप के मिलेंगे, कैसे बनाए जाते हैं उन सब प्रोसेस पर हम लोग को नहीं जाना है। हाँ, ब्लड चारकोल बोल दिया तो इतना समझना है कि ये चारकोल का सोर्स कहीं ना कहीं क्या होगा, ब्लड से होगा। एनिमल चारकोल बोल रहा है तो इस चारकोल का सोर्स कहीं ना कहीं एनिमल से होगा। कोकोनट चारकोल बोल दिया तो उस चारकोल का सोर्स कौन सा होगा, तो कोकोनट होगा। तो ऐसे चारकोल के कई वैरायटी मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा वैरायटी लिया गया, एनिमल चारकोल। तो एक ऑर्गेनिक डाई का सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक डाई कौन सा, मिथाइलिन ब्लू, इसमें एनिमल चारकोल हम लोग ऐड किए तो एनिमल चारकोल ये दिखा दिया गया। एनिमल चारकोल को ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन को अच्छे से हम लोग क्या कर देते हैं, सेक कर दे रहे हैं। तो अच्छे से जब सेक करते हैं तो चारकोल के सरफेस पर मिथाइलिन ब्लू के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब इसको हम लोग फिल्टर करते हैं, फिल्टर कर कर चारकोल को सेपरेट किए, तो जब चारकोल को सेपरेट करते हैं तो उसके सरफेस पर कौन एड्जॉर्ब हो गया था, मिथाइलिन ब्लू। तो ये जो ऑर्गेनिक डाई है वो चारकोल के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो गया था, फिल्टर किए, ऑर्गेनिक डाई सॉल्यूशन से बाहर निकल गया। और जो फिल्ट्रेट होता है, देन फिल्ट्रेट बिकम्स कलरलेस। ये फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है, कलरलेस। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग को याद क्या रखना है, एनिमल चारकोल के सरफेस पर मिथाइलिन ब्लू के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल को समझिए, पढ़ना बाद में है, पहले एग्जाम्पल को समझ लीजिए। ये तीसरा एग्जाम्पल का भी इंडस्ट्री में एक एप्लीकेशन है, गन्ने मिल में, शुगर मिल में। तो शुगर मिल में इसका एप्लीकेशन होता है, समझिए। गन्ने का रस कलरलेस तो होता नहीं है, लेकिन जो हम लोग चीनी जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है तो चीनी देखते हैं बिल्कुल वाइट हमें मिलता है, जबकि गन्ने का रस वाइट है नहीं। तो ये भी हम लोग को पता है कि गन्ने के रस से ही हम लोग क्या बनाते हैं, तो चीनी बनाते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेस को समझिए। ये इस तरीके से एनिमल चारकोल का वेट दिखा दिया गया है। तो ये जो हम लोग का मटेरियल दिखाया गया, ये एनिमल चारकोल का क्या है, बेड है, या कहा जाए एक लेयर है, मोटा सा लेयर है एनिमल चारकोल का। और यहीं से हम लोग गन्ने के रस को, या बोला जाए रॉ शुगर को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। भाई रॉ शुगर को या गन्ने के रस को जब एनिमल चारकोल से पास करते हैं तो इसमें जो कलरिंग मटेरियल होता है वो एनिमल चारकोल के सरफेस पर क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। तो अब स्टेटमेंट को पढ़िए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, वही गन्ने के रस को बोला जा रहा है।
व्हेन पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल के बेड से मतलब एक मोटे लेयर से पास कर रहे हैं, बिकम्स कलरलेस, कलरलेस क्यों हो जा रहा है, तो इसमें जो कलरिंग मटेरियल है वो एनिमल चारकोल के सरफेस पर क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। तो हम लोग का थर्ड एग्जाम्पल था। अब हम लोग आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर। हम लोग आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर। तो फोर्थ एग्जाम्पल पहले ही बता दिया गया है। सिलिका जेल का जब एग्जाम्पल मैंने बताया था तो सिलिका जेल के बारे में ये बताया गया था कि ये वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो अब थोड़ा समझिए, जैसे मान लिया जाए कि इस कंटेनर में एयर का सैंपल लिया गया है, तो भाई इस कंटेनर में एयर का सैंपल लिया गया है, तो एयर में तो बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो एयर में ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, वाटर वेपर भी तो मिलेगा। तो हम लोग का एयर में कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी तो होता ही होता है, चाहे वो गर्मी का दिन हो या बरसात का दिन हो। तो एयर में जो वाटर वेपर्स हैं, तो अगर यहाँ पर सिलिका जेल के पार्टिकल्स रख दिए जाएं तो सिलिका जेल के पार्टिकल्स पर इसके सरफेस पर वाटर वेपर, वाटर के मोलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर एयर से वाटर के मोलिक्यूल सिलिका जेल के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाए तो एयर कैसा हो जाएगा, हम लोग का ड्राई एयर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट को पढ़िए, एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। तो सिलिका जेल के प्रेजेंस में एयर ड्राई हो जाता है। क्यों, तो एयर में जो वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल, जेल के सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है, ये एग्जाम्पल आगे लिखेंगे हम लोग। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, तो इसके सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब नहीं होते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड थ्रू आउट द पूरे बल्क में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर जाते हैं, पेनेट्रेट कर जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स का सिलिका जेल के केस में क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। तो ये एडजॉर्प्शन से रिलेटेड हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अब एक नए टर्म को हम लोग समझें, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन किसे कहते हैं, तो सिंपल बिल्कुल याद रखना है, एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, किसी वर्ड के आगे ए लगा दे मतलब ही पूरा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यहाँ से ए को हटा दिए, ए को हटा दिए, डिजॉर्प्शन। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एडजॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस, अपोजिट प्रोसेस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजॉर्प्शन। तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए कि बोला जाए कि पेन के सरफेस पर, इसके सरफेस पर कुछ पार्टिकल एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो रिवर्स जो पार्टिकल एक्यूमुलेट हुए हैं, जो इसके सरफेस पर डिपॉजिट हुए, उनको यहाँ से रिमूव करना, हटाना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिजॉर्प्शन कहते हैं। तो डिफिनीशन को देखिए, डिजॉर्प्शन का डिफिनीशन, द रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस कौन सा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो गया उसको रिमूव करने वाला प्रोसेस, फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज एब्जॉर्ब, जिस सरफेस पर वो एडजॉर्ब हो गया था वहां से उसको रिमूव करने का प्रोसेस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तो अब हम लोग डिटेल से आ रहे हैं एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस पर, डिटेल से, बिल्कुल डिटेल से समझेंगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंस है। और हम लोग डिटेल से एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के डिफरेंस को समझते हैं। शुरू में ही हम लोग का बता दिया गया था, सरफेस पर पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसको एडजॉर्प्शन बोला जाता है। थ्रू आउट द मटेरियल, पार्टिकल बिल्कुल अंदर तक बल्क में पेनेट्रेट कर गए, उसको क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। तो सेकंड को पढ़िए पहले, ठीक है ना।
एब्जॉर्प्शन, पार्टिकल्स थ्रू आउट द मटेरियल, पूरे अंदर तक बल्क में पेनेट्रेट कर गए थे, तो इट इज ए बल्क फिनोमेना। जबकि एडजॉर्प्शन में पार्टिकल्स कहाँ एक्यूमुलेट हुए थे? सरफेस पर एक्यूमुलेट हुए थे, इट इज सरफेस फिनोमेना। दूसरा डिफरेंस समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ये पेपर लूँ, सबको पता है कि अगर इस पेपर पर पानी गिरा दिया जाए तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं टॉप से लेकर बिल्कुल बॉटम तक क्या कर जाएंगे? पेनेट्रेट कर जाएंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, पानी मैंने ऊपर गिराया लेकिन मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द मटेरियल नीचे तक पेनेट्रेट कर जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन के केस में जो कॉन्सेंट्रेशन मिलता है शुरू से लेकर बिल्कुल थ्रू आउट द मटेरियल, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मिलता है। तो एब्जॉर्प्शन के केस में थ्रू आउट द मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म, सेम मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट द मटेरियल। लेकिन जो चौक का एग्जाम्पल लिया गया था, उस चौक के एग्जाम्पल से समझिए, वाइट कलर का ये चौक है, इसको ब्लू कलर के इंक में मैंने डिप किया तो ब्लू कलर के इंक के पार्टिकल सरफेस पर डिपॉजिट हो गए। चौक को मैंने तोड़ा, अंदर से मैं इसको क्या देख रहा हूँ? वाइट देख रहा हूँ। तो यहाँ सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होता है और थोड़ा बहुत अंदर ये पेनिट्रेट करता भी है, तो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होता है। तो एडजॉर्प्शन के केस में द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क। अब बाकी थर्ड पॉइंट को समझिए, एब्जॉर्प्शन अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने इस पर वाटर को मैं इस पर गिराता हूँ, पानी को इस पर रखता हूँ, तो जैसे ही मैंने इस पर पानी गिराया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे पेनिट्रेट करते हुए नीचे आएंगे। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो एक यूनिफॉर्म रेट से होता है, लेकिन एडजॉर्प्शन के केस में रेट यूनिफॉर्म नहीं होता है। एडजॉर्प्शन के केस में स्टार्टिंग में रेट क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, रैपिड मिलेगा। बाद में धीरे धीरे रेट क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। कैसे? इसको समझिए। एडजॉर्प्शन इज रैपिड इन द बिगिनिंग में तो उसका रेट फास्ट है, एंड इट्स रेट स्लोली डिक्रीजेज, उसका रेट बाद में डिक्रीज कर जाता है। क्यों? समझिए इसको। ये बताइए, ये व्हाइट कलर का चौक है, इसी के सरफेस पर ब्लैक कलर इंक वाले पार्टिकल डिपॉजिट होंगे। तो अभी तो सरफेस खाली है, वाइट चौक जो हम लोगों ने लिया है सरफेस बिल्कुल खाली है, कोई भी ब्लैक कलर इंक का पार्टिकल डिपॉजिट नहीं हुआ है। जैसे ही इसको हम लोग इंक में डिप करेंगे, तो जैसे ही डिप करेंगे तुरंत ब्लैक कलर इंक वाले पार्टिकल इसके सरफेस पर क्या होंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। अब जरा ये बताइए, जब ब्लैक कलर इंक वाले कुछ पार्टिकल इसके सरफेस पर डिपॉजिट हो गए, तो जो नेक्स्ट पार्टिकल डिपॉजिट होगा उसके लिए सरफेस एरिया अवेलेबल क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा। तो नेक्स्ट पार्टिकल जो डिपॉजिट होंगे भाई, उसको कम सरफेस मिल रहा है डिपॉजिट होने के लिए। इसी कारण से बाद में एडजॉर्प्शन का रेट क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। शुरू में पूरा का पूरा सरफेस ही अवेलेबल है एक्यूमुलेट होने के लिए, इसी कारण से शुरू में रेट क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो एडजॉर्प्शन इज रैपिड इन द बिगिनिंग में रेट फास्ट होगा, एंड इट्स रेट स्लोली डिक्रीजेज, उसका रेट बाद में क्या होने लगता है? डिक्रीज करने लगता है। हम लोग जो एग्जाम्पल पहले पढ़े थे वही एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया है। वो एग्जाम्पल हम लोग अपने नोट्स में लिखे नहीं थे, वर्बली बस उनको समझाया गया था। वो सारा एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया गया है। पढ़िए, व्हेन ए चॉक स्टिक इज डिप्ड इन इंक। तो चॉक स्टिक को इंक में हम लोग जब डिप किए, द सरफेस रिटेन्स द कलर ऑफ द इंक। तो इंक का जो कलर है वो सरफेस पर ही रह जाता है। किसके कारण से? तो ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ कलर्ड मॉलिक्यूल्स। तो इंक के जो कलर्ड पार्टिकल्स है वो सरफेस पर ही क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। वाइल द सोलवेंट, इंक का जो सोलवेंट होता है वो चौक में अंदर तक पेनेट्रेट करता है। वाइल द सोलवेंट ऑफ इंक गोज डीपर इनटू द स्टिक ड्यू टू एब्जॉर्प्शन।
ऑन ब्रेकिंग द चॉक स्टिक, जब हम लोग चॉक को जो ब्रेक करते हैं तो इट इज फाउंड टू बी वाइट फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड हमें क्या मिलता है, तो वाइट कलर का ही मिलता है। चलिए पहला एग्जांपल था। दूसरा हमने कैल्शियम क्लोराइड, तो वाटर मोलिक्यूल्स कैल्शियम क्लोराइड, वहां पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और वही सिलिका जेल के सरफेस पर वाटर मोलिक्यूल्स क्या होता है, एडजॉर्ब होते हैं। तो वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एडजॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। तो ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट ये सब हम लोग का क्या कर दिया जाता है, पूछा जाता है। तो वाटर वेपर को कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है और सिलिका जेल के सरफेस पर वाटर वेपर क्या होता है, एडजॉर्ब होता है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल कंठस्थ रखना है हम लोगों को। चलिए उसके बाद चौक के केस में, चौक का जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, तो इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। ये हम लोग का वाइट कलर का चौक है, ये हम लोग का चौक का स्टिक है। जैसे ही इसको इंक में डिप किए तो जो कलर्ड मटेरियल है उसके सरफेस पर डिपॉजिट हुए, साथ साथ साइमल्टेनियसली इंक का जो सोलवेंट पार्टिकल्स था वो अंदर तक पेनिट्रेट कर गया। तो अंदर तक जो पेनिट्रेट किया वो एब्जॉर्प्शन, और इंक के पार्टिकल जो सरफेस पर डिपॉजिट हुए वो एडजॉर्प्शन। तो चौक के एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो चौक वाले एग्जाम्पल में एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा था, तो इंक के जो सोलवेंट थे वो अंदर तक पेनिट्रेट कर गए, वो एब्जॉर्प्शन। और एडजॉर्ब कौन हो रहा था, तो इंक का जो मटेरियल था, इंक के जो पार्टिकल थे वो सरफेस पर डिपॉजिट हो गए थे। तो ये दोनों प्रोसेस वहां पर साथ साथ हो रहा था। तो अगर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ हों तो उस प्रोसेस को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। तो ये टर्म भी हम लोग को ध्यान में रखना है। सॉर्प्शन कब बोला जाता है, तो जब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ में हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सॉर्प्शन कहते हैं। तो सॉर्प्शन का डिफिनीशन यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग उतार लीजिए। सॉर्प्शन किसे कहते हैं, तो बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। तो अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो तब वहां पर हम लोग उस टर्म को क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। पहले इस टॉपिक को समझिए, उसके बाद हम लोग नोट्स बनाएंगे। कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन किसे कहा जाता है, तो इसको समझिए। एक हम लोग का टर्म था एडजॉर्बेंट, और दूसरा टर्म कौन सा हम लोग का, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं, तो जिस मटेरियल के सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा था उसी मटेरियल को क्या बोला जाता है, एडजॉर्बेंट बोला जाता है। और एडजॉर्बेट किसे कहते हैं, तो जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल बोला जाए, इस कंटेनर में हम लोग का चारकोल ले लिया गया है। तो चारकोल एक एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल हुआ। तो इस कंटेनर में हम लोग का चारकोल ले लिया गया। अब यहाँ पर एक सिंगल गैस रखे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला जाए कि इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है तो चारकोल इसके सरफेस पर क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। लेकिन बोला जाए कि नहीं, इस कंटेनर में ऑक्सीजन और अमोनिया दोनों हैं, ऑक्सीजन और अमोनिया दोनों हैं। तो चारकोल के सरफेस पर ऑक्सीजन भी एडजॉर्ब हो सकता है, अमोनिया भी एडजॉर्ब हो सकता है। एक से ज्यादा एडजॉर्बेट प्रेजेंट हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ एडजॉर्बेट, ये हमारा हुआ एडजॉर्बेट। और चारकोल किसका एग्जाम्पल है, तो एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल है। तो जब किसी एडजॉर्बेंट पर एक से ज्यादा एडजॉर्बेट डिपॉजिट होने वाले हैं, तो एक से ज्यादा, यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है,
तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, पहले कौन। तो हमेशा ध्यान में रखें, ऐसे ही फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन। तो कॉम्पिटिशन वर्ड से ध्यान में रखें, जब एक या एक से ज्यादा एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हों तब उनमें आपस में कंपटीशन होता है एडजॉर्ब होने के लिए, पहले कौन डिपॉजिट होगा। तो ध्यान दें, इन दोनों में जो स्ट्रांगली एडजॉर्ब होने वाला होता है वही पहले क्या होता है, डिपॉजिट होता है दूसरे के प्रेफरेंस में। तो जो सब्सटेंस स्ट्रांगली एडजॉर्ब होता है वो पहले डिपॉजिट होता है दूसरे के प्रेफरेंस में। और यही नहीं, यहां तक भी होता है कि जो सब्सटेंस स्ट्रांगली एडजॉर्ब होने वाला है वो वीकली एडजॉर्ब सब्सटेंस को वहां से रिप्लेस भी कर देता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बोले कि इस कंटेनर में शुरू में हम लोग का ऑक्सीजन गैस था, तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स इसके सरफेस पर क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। अब इसमें जब ऑक्सीजन एडजॉर्ब हो गया तब इसमें क्या मिला दिया गया, अमोनिया मिला दिया गया। तो अमोनिया ऑक्सीजन से ज्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब होने वाला सब्सटेंस है, तो अमोनिया ऑक्सीजन को यहां से रिप्लेस कर देता है और खुद चारकोल के सरफेस पर क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। चलिए अब ये कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन को हम लोग डिटेल से लिखें। कॉम्पिटिटिव एब्जॉर्प्शन, इसको हम लोग पढ़ें, जो अभी हम लोग समझे थे वही स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, पढ़िए इसे। व्हेन एन एडजॉर्बेंट इज इन कॉन्टैक्ट विथ मोर देन वन स्पेसीज, वह स्पेसीज कौन है, तो एब्जॉर्बेट। तो कोई एडजॉर्बेंट एक से ज्यादा एब्जॉर्बेट के साथ कांटेक्ट में हो, देन देयर विल बी कंपटीशन एमंग देम, उनके बीच में, एडजॉर्बेट के बीच में कंपटीशन होगा टू गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। द वन दैट इज मोर स्ट्रांगली एडजॉर्ब, तो जो सब्सटेंस जितना ज्यादा स्ट्रांगली एडजॉर्ब होने वाला है गेट्स डिपॉजिटेड फर्स्ट, वो पहले डिपॉजिट हो जाता है इन प्रेफरेंस टू द अदर्स, दूसरे के प्रेफरेंस में। यही नहीं, दूसरा पॉइंट, फर्दर ए स्ट्रांगली एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस मे डिस्प्लेस, तो जो स्ट्रांगली एडजॉर्ब सब्सटेंस है वो दूसरे को डिस्प्लेस भी कर सकता है, मे डिस्प्लेस ए वीकली एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस। तो फॉर एग्जांपल अमोनिया कैन डिस्प्लेस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ चारकोल, चारकोल के सरफेस पर ऑक्सीजन और या नाइट्रोजन पहले से डिपॉजिट हो गए हैं, अगर वहां अमोनिया को इंट्रोड्यूस किया जाए तो अमोनिया इन दोनों को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इतना तो हम लोग समझ गए एडजॉर्प्शन होता क्या है। तो सरफेस पर जो पार्टिकल्स एक्युमुलेट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। लेकिन ये घटना नेचर में होती क्यों है, जैसे मान लिया जाए ये हम लोग का पेपर है, अगर इस पेपर को हम लोग कहीं रख दें और कभी भी इस पर साफ नहीं करें तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर इस पेपर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, रख कर कुछ भी नहीं किया जाए और 2 महीने के बाद इसको ऑब्जर्व करें तो इस पेपर के सरफेस पर डस्ट के पार्टिकल क्या मिलेंगे, डिपॉजिट मिलेंगे। भाई वो डस्ट के पार्टिकल अपने आप डिपॉजिट हो गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पेपर को एक बंद कमरे में रखा जाए, ये नहीं कि बाहर कहीं खुली जगह पर रखें, इस पेपर को बंद कमरे में रखा जाए, कमरे को बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए और 2 महीने के बाद क्या 10-15 दिनों के बाद ही कमरे को खोला जाए, ऑब्जर्व किया जाए पेपर को, तो हम लोग क्या देखेंगे, इस पेपर पर डस्ट के पार्टिकल डिपॉजिट हो गए हैं। तो एडजॉर्प्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, हम लोग उसी पॉइंट को अब समझने वाले हैं कि एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है।
हम लोग अब ध्यान से समझे एडजॉर्प्शन के मैकेनिज्म को कि एडजॉर्प्शन कैसे होता है। तो एक ये हम लोग का सॉलिड सब्सटेंस दिखा दिया गया है, ये हम लोग का एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट। अब इसी के सरफेस पर दूसरे पार्टिकल्स क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। तो जरा समझिए कॉन्सेप्ट को। अगर हम लोग इस एडजॉर्बेंट की बात करें तो ये सरफेस हो गया, ये हम लोग का सरफेस है। सरफेस से हम लोग अंदर आ जाए, बल्क में आ जाए, तो बल्क में एक पार्टिकल लिया जाए ये। तो बल्क वाले पार्टिकल पर कंसीडर कीजिए। बल्क में जो पार्टिकल हैं भाई, दो पार्टिकल के बीच में सॉलिड और सॉलिड, तो याद कीजिए सॉलिड में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम अट्रैक्शन लिक्विड में, और सबसे कम अट्रैक्शन कहाँ होता है, गैस में। तो ये जो पार्टिकल सॉलिड के अंदर में है, बल्क में है, तो इसे चारों तरफ से अट्रैक्शन मिलेगा। राइट वाला पार्टिकल अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट का पार्टिकल भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बॉटम का पार्टिकल अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऊपर से भी अट्रैक्शन मिलेगा, इधर से अट्रैक्शन, तो इसके अपोजिट से भी अट्रैक्शन मिलेगा। तो गौर कीजिए, राइट से अट्रैक्शन मिला तो लेफ्ट में भी एक अट्रैक्शन है, ऊपर से अट्रैक्शन मिला तो नीचे में भी अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी है। अट्रैक्शन अगर नीचे में भी है तो अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में भी मिल रहा है। तो जो पार्टिकल बल्क में है उस पर अट्रैक्शन चारों तरफ से है। अगर राइट में अट्रैक्शन तो उसके अपोजिट में अट्रैक्शन, तो ये राइट और लेफ्ट वाले आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो जो पार्टिकल बल्क में होता है वो, उस पर नेट अट्रैक्शन का फोर्स क्या होता है, जीरो। क्यों जीरो, तो चारों तरफ तो एक ही जैसे पार्टिकल्स हैं, तो इसी कारण से इस पर नेट अट्रैक्शन का फोर्स क्या है, जीरो है। लेकिन अब हम लोग वैसे पार्टिकल की बात करें जो सरफेस पर है, सरफेस वाले पार्टिकल की बात कीजिए, तो ये पार्टिकल, एक पार्टिकल बोला जाए सरफेस पर है। अब जरा इस पर अट्रैक्शन कंसीडर करें। इस पार्टिकल पर अट्रैक्शन एक लेफ्ट में तो एक राइट में, राइट और लेफ्ट तो कैंसल आउट कर देगा। अब एक अट्रैक्शन इधर से तो इसके अपोजिट में भी अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन इधर से तो इसके अपोजिट में भी अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन नीचे से तो इसके ऊपर में भी अट्रैक्शन। लेकिन जरा आप ध्यान दीजिए, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मेरे पेन पर ध्यान दीजिएगा, मैं पेन को कैसे चला रहा हूं। ये जो अट्रैक्शन मिल रहा है नीचे में वो सॉलिड सॉलिड अट्रैक्शन है, और ऊपर में बात करें तो ये सॉलिड और सॉलिड अट्रैक्शन नहीं है। तो यहां पर जरा ध्यान दे, ये जो सरफेस पर पार्टिकल्स है, सरफेस पर पार्टिकल्स अपने चारों तरफ सेम पार्टिकल से सराउंडेड नहीं है। अगर ये पार्टिकल चारों तरफ से सेम पार्टिकल से सराउंडेड होता है जैसा कि बल्क में था, तब नेट अट्रैक्शन का फोर्स जीरो। लेकिन ये जो सॉलिड का पार्टिकल, सरफेस पर जो सॉलिड का पार्टिकल्स है, इसको चारों तरफ सेम पार्टिकल्स नहीं है। एनवायरनमेंट इसका ऊपर का डिफरेंट है, नीचे का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अब सॉलिड सॉलिड अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो आप लोग खुद बताइए इस पार्टिकल पर नेट अट्रैक्शन का फोर्स कैसा होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस पार्टिकल पर नेट अट्रैक्शन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब जरा ध्यान दें, ये एक एडजॉर्बेंट मैंने दिखा दिया, समझिए मैकेनिज्म को। ये कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हैं, एयर में बोला जाए डस्ट के पार्टिकल्स है। डस्ट के पार्टिकल सरफेस पर कैसे डिपॉजिट होते हैं समझिएगा। सब रैंडम मोशन में इधर से उधर जा रहे हैं। मान ले कि बोले कि ये डस्ट का पार्टिकल यहां सरफेस से आकर क्या किया, कोलाइड किया। ये डस्ट का पार्टिकल जैसे ही सरफेस से आकर कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने के बाद बाउंस भी तो करेगा, वापस बैक भी जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये सरफेस का पार्टिकल, सॉरी, ये डस्ट का पार्टिकल सरफेस पर आकर कोलाइड किया, वापस बाउंस भी करेगा। लेकिन ध्यान देना है, जैसे ही ये पार्टिकल सरफेस पर आकर कोलाइड किया है, अब इस पर नेट अट्रैक्शन का फोर्स किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो इस पर नेट अट्रैक्शन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। बाउंस करते समय अगर इस पार्टिकल में सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो ड्यू टू अट्रैक्शन ये पार्टिकल सरफेस पर ही क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं
कि ये पार्टिकल रैंडम मोशन में था, इधर से उधर जा रहा था, आपस में भी कोलाइड कर रहा था, सरफेस से भी कोलाइड किया, और कोलाइड कर कर जब बाउंस कर रहा है तो हाई काइनेटिक एनर्जी से बाउंस कर रहा है। अगर हाई काइनेटिक एनर्जी से बाउंस कर रहा है तो ड्यू टू अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन को ये तोड़ते हुए क्या कर जाएगा, बाउंस कर जाएगा, सरफेस पर डिपॉजिट नहीं होगा। तो वैसे पार्टिकल्स जो सरफेस से कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद जब बाउंस कर रहे हैं तो उनमें उतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है जिससे कि वो नेट अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकें। तो जैसे ही जब ये यहाँ पर कोलाइड किया तो नेट अट्रैक्शन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, उस नेट अट्रैक्शन के फोर्स के कारण से वो पार्टिकल ये सरफेस पर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, बशर्ते बाउंस करते समय उतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी न हो कि वो उस अट्रैक्शन के फोर्स को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। तो हमेशा ध्यान दे, जैसे मैं बोलूँ अब ये हम लोग का पेपर है, तो ध्यान दीजिए इस पेपर पर जो के सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं तो उस पार्टिकल्स पर नेट अट्रैक्शन का फोर्स अंदर की ओर, सरफेस पर जो पार्टिकल्स है इसके ऊपर में एयर, और अंदर में जाए पेपर के अंदर में तो एनवायरनमेंट क्या है, चेंज हो गया है। अगर कोई डस्ट का पार्टिकल यहाँ कोलाइड करे तो उस डस्ट के पार्टिकल पर सरफेस पर कोलाइड करते ही नेट अट्रैक्शन का फोर्स अंदर की ओर लगेगा, और जब वो बाउंस बैक कर रहा है तो जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं है जिससे कि वो अट्रैक्शन को तोड़ सके तो वो डस्ट का पार्टिकल सरफेस पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अभी मैकेनिज्म में जो बातें हम लोग पढ़े थे वही बातें सब यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया गया है। पढ़िए सेंटेंस को। एडजॉर्प्शन एराइजेस ड्यू टू द फैक्ट, एडजॉर्प्शन किसके कारण से आ रहा था, तो सरफेस पर जो पार्टिकल्स थे उस पर एक नेट अट्रैक्शन का फोर्स लगा था। क्यों लगा था, तो सरफेस पर जो पार्टिकल्स है उसके चारों तरफ सेम मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। तो एडजॉर्प्शन एराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट the surface particles of the adsorbent are not in same environment। तो सरफेस पर जो पार्टिकल्स है उसके चारों तरफ का एनवायरमेंट सेम नहीं है। एज द पार्टिकल्स इनसाइड द बल्क, बल्क में जो पार्टिकल्स है उसके चारों तरफ का एनवायरमेंट क्या है, सेम है। तो यहां पर नेट अट्रैक्शन का फोर्स बल्क वाले में क्या हो गया था, जीरो। तो पढ़िए, इनसाइड द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के अंदर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इनसाइड द एडजॉर्बेंट ये सारे के सारे फोर्सेस आपस में म्यूचुअली क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। बट ऑन द सरफेस, सरफेस की बात करें, यहां पर सरफेस की बात करें तो ऑन द सरफेस द पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाई सेम मोलिक्यूल्स। तो सरफेस पर पार्टिकल्स सेम मोलिक्यूल्स के द्वारा सराउंडेड नहीं है। हैंस देयर इज नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो यहां सरफेस पर नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस है, यही अट्रैक्टिव फोर्स रेस्पॉन्सिबल था। तो दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एडजॉर्बेट पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस। तो आप लोग इसको पूरा उतार लीजिए। अब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का क्लास आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजॉर्प्शन से रिलेटेड थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा जी, डेल्टा एच, एंट्रोपी चेंज सबका डिस्कशन करेंगे। एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं।